हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम 10 सीबीएसई मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 3.3 डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन पर बेस्ड है। बहुत सारे मेथड होते हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.3, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो एक एक करके अपन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14। ये एक लीनियर इक्वेशन है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 दूसरी लीनियर इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन का एक पेयर बन गया। इसको सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन कहा गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से आप इसमें x और y की वैल्यू निकालिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है, ध्यान से देखिए। जैसे पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो किसी भी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। दो वेरिएबल है यहाँ पे x और y। अगर तीन वेरिएबल होते तो तीन इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती, बट यहाँ पे टू वेरिएबल्स है तो टू इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, जो दोनों यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई इक्वल टू 14 में अगर अपन x निकालना चाहें तो x की वैल्यू बन जाएगी 14 माइनस वाई। क्या बनेगी 14 माइनस वाई, क्योंकि y साइड चेंज करके उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव के साथ इसका साइन भी चेंज होगा। साइड के साथ साइन भी चेंज होता है प्लस माइनस में, ठीक है। अब x इक्वल टू 14 माइनस वाई हुआ। x की ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है दूसरी इक्वेशन में। तो दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पे x की जगह 14 माइनस वाई सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x की जगह लिखा हमने 14 माइनस वाई और आगे है माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये बन गया 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 2y को उधर ले जाए तो 2y उधर जाएगा और ये 4 इधर आएगा, तो 2y इज इक्वल टू 10। कुछ बच्चों को ऐसे डाउट रहता है कि सर उधर गया तो आपको 2y उधर लिखना चाहिए था, 10 इधर लिखना चाहिए था, यानी कि 10 इक्वल टू 2y लिखना चाहिए था। पर आप जानते कि इक्वल का साइन जब हो तब लेफ्ट साइड लिखें राइट साइड लिखें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 10 इक्वल टू 2y लिखें या 2y इक्वल टू 10 लिखें, एक ही बात है। तो यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 5, 10/2 5। अब ये वाली y की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जिससे x निकल जाए। तो x आ जाएगा 14 माइनस 5 दैट इज 9। तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसको अपन को सॉल्व करना है। तो फिर से अपन क्या करेंगे कि इसमें s की वैल्यू निकालेंगे। तो s की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस टी। क्या हो जाएगी 3 प्लस टी। देखो t उधर साइड चेंज करके विद साइन चेंज आगे पहुंच जाएगा 3 प्लस टी। अब 3 प्लस टी वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल दीजिए। तो ये बन जाएगा 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3, राइट, और प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब t की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। यहाँ पे 2 3 जा 6 प्लस 2t और 2 3 जा 6 यानी कि 3t इज इक्वल टू 6 बनेगा, करेक्ट। अब 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर बनेगा 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36। 6 इधर जाएगा और बनेगा 5t इज इक्वल टू 30। तो t की वैल्यू क्या आ गई 30/5 दैट इज 6। 30 डिवाइडेड बाई 5, तो t की वैल्यू 6 आ गई। अब t की 6 वाली वैल्यू यहां रख दें फर्स्ट इक्वेशन में, इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो s की वैल्यू आ जाएगी 9। यानी कि जो सेकंड पार्ट है वहां पे t की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 6 और s की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 9। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो पार्ट्स तो हो गए, आगे के पार्ट्स भी देखते हैं। चलो अब इसका पार्ट थर्ड और पार्ट 4 डिस्कस किया जाए। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां भी लगाना है। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो गिवन है वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें या y की निकाल लें। y निकालना इजी रहेगा क्योंकि उसको सब्स्टिट्यूट आसानी से कर सकते हैं। तो अपन यहाँ लिख देंगे कि भाई y जो है
वो इधर चला गया और बाकी इधर आ गया, यानी कि y की जगह लिखा जा सकता है 3x माइनस 3, है ना। लिखने में आप ये भी लिख सकते थे कि 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो x की वैल्यू होती 3 प्लस वाई बाई 3, है ना। सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता, ज्यादा मुश्किल वैसे यहाँ नहीं है, पर मैं सिखा रहा हूँ आपको कि जरूरी नहीं है आप यहाँ से x ही निकाले y भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मैंने y लिया इधर, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये बनेगा 9x माइनस 3 और y की जगह लिख दीजिए 3x माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट 9, ठीक है। तो ऐसा करने से आ गया 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9, यानी कि 9x इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। और ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, x की सभी वैल्यूज के लिए 9 इक्वल टू 9 आएगा, यानी कि इस वाली लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। जब ऐसा कुछ आ जाए यूनिवर्सल ट्रुथ बन के आ जाए तो हम कहेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये एक ऐसा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है जो कोइंसाइडिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे। फिर फोर्थ पार्ट अगर देखा जाए तो क्या होगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो निकलेंगे वो किस टाइप के होंगे, इसी टाइप के होंगे, y इक्वल टू 3x माइनस 3, यानी कि अगर x की वैल्यू अपन ने 1 कंसीडर करी तो y की वैल्यू हो जाएगी 0, x की वैल्यू अगर 2 कंसीडर करी तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो x और y में रिलेशन तो रहेगा सॉल्यूशंस में, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अब इधर देखते हैं फोर्थ पार्ट, 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3। तो यहां से अगर अपन x निकालें तो x की वैल्यू हो गई 1.3y माइनस 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है। आप चाहें तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि थोड़ा सा आसान दिखे, तो 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ये हो गई x की वैल्यू, है ना। पॉइंट्स में कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करने से पहले इस इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4x plus 5y is equal to 23 एक इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू ये रख रहे हैं यहाँ पर, तो x की जगह ये रखें और 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 into 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y is equal to 23, राइट। अब देखो ये 2 4 2 टाइम्स कटेगा तो 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहां बच गया माइनस y और 26 उधर जाकर बन जाएगा 23 में से माइनस हो जाएगा 26, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, और y की वैल्यू ये जो 3 है उसको आप सब्स्टिट्यूट मार दीजिए इधर, तो क्या बनेगा 4x प्लस 15 इज इक्वल टू व्हाट 23, है ना। 5 3 जा 15 है, 23 माइनस 15 हो गया 8, तो 4x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 बाई 4 दैट इज 2, ठीक है। तो ये पार्ट 4 का आंसर आ गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आप, x की जगह 2 रखें y की जगह 3 रखें, तो 0.2 into 2 हो गया 0.4 और 0.3 into 3 हो गया 0.9, तो 0.4 प्लस 0.9 की वैल्यू 1.3 आ रही है, यानी कि हमने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5, इसमें दोनों साइड ही कांस्टेंट टर्म 0 है। तो देखो पहले वाले पार्ट से अगर x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आएगी, ये √3y उधर जाएगा, माइनस √3 बनेगा, माइनस √3y अपॉन √2, ठीक है। अब x की ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो बनेगा √3 इंटू x की जगह आ गया माइनस का √3y डिवाइडेड बाई √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आप y की जगह 7 बन गया 3 बाई √2, इधर भी y बन गया, तो y इंटू सम नंबर आएगा, इधर आएगा 3 बाई √2 और इधर आएगा √8 इज इक्वल टू 0। अब y इंटू एनी नंबर इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 अपॉन दिस नंबर, है ना। जब सॉल्व करेंगे तो 0 बाई दिस नंबर जो भी आएगा 3 बाई √2 प्लस √8 ये आएगा।
अब 0 बाई एनी नंबर इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी, और 0 जब यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो जब भी कभी ऐसी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ हो जिसमें दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म्स 0 आ रही हो, तो ऐसी सभी इक्वेशंस में x और y के सॉल्यूशंस हमेशा 0,0 ही होते हैं और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें दोनों में ही 0 दे रखा है, तो आप याद रख सकते हो कि इसमें x और y दोनों की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। राइट, अब इसका सिक्स्थ पार्ट आपको खुद करके देखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आपको एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। इस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को आपको पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, जिससे x और y की वैल्यू निकलेगी। फिर उन x और y की वैल्यू की हेल्प से आपको m की वैल्यू निकालनी है। y = mx + 3 गिवन है, x और y की वैल्यू वो जो यहां से निकलेगी उनको यहां पुट करना है और m निकालना है। ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले 2x की वैल्यू क्या बन जाएगी 11 - 3y। राइट, इस फर्स्ट इक्वेशन से ऐसा आ गया कि 2x हो गया 11 - 3y। 2x की जगह ये सब्स्टिट्यूट अपन अब कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 11 - 3y - 4y = -24। तो इधर बन गया -7y, और ये 11 उधर जाएगा तो बन जाएगा -35, क्योंकि -24 और -11 मिलकर -35 होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 35 / 7 दैट इज 5। अब 5 यहां रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या बन रहा है 2x = 11 - 15, 3 5 = 15, तो -4 बन रहा है 2x। तो x की वैल्यू आ गई -2, तो x का आंसर आएगा -2 और y का आंसर आएगा 5। लेकिन अभी भी हमें m निकालना है, तो यहां रखते हैं y की जगह लिखा 5, m नहीं पता, x -2 है, -2m + 3, 3 इधर चला जाएगा तो -2m की वैल्यू हो गई 2, तो m की वैल्यू हो गई 2/2 यानी कि -1। नेगेटिव साइन के साथ 2/2 है, तो m की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंट पार्ट्स से हमको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये सभी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। लैंग्वेज को आपको सबसे पहले मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर इजी वे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला है उसे सॉल्व करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कहा गया है कि दो अननोन नंबर है, उन नंबर्स का डिफरेंस 26 है। जैसे एक नंबर 1 और एक नंबर 2 है, उनका जो डिफरेंस है वो 26 है, और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स टू स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो ये तो हमने जो लैंग्वेज लिखी थी पहले उसे थोड़ा आसान लैंग्वेज में लिख दिया। अब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मान लेते हैं कि वो दो नंबर हैं x और y, जिनमें x बड़ा है y छोटा है, क्योंकि एक नंबर अगर 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का तो एक को बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो एक नंबर x मान ले, एक नंबर y मान ले, दोनों का डिफरेंस 26 है, मतलब x - y की वैल्यू 26 है। अब आपको ये पता चल गया कि x - y अगर 26 है तो डेफिनेटली x को हमने लार्ज माना है। अगर हमें y को लार्ज मानना होता तो y - x = 26 लिखते। अब ये भी कह रखा है कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो जो x है वो ही y का 3 टाइम्स होगा, क्योंकि x लार्ज नंबर है ना। अगर हम यहाँ लिखते y - x = 26 तो y = 3x लिखते, लेकिन हमने यहाँ पे x - y = 26 लिखना चूज किया है, यानी कि जो ये चूज करना पड़ेगा कि x = 3y है। x जो है वो छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स है। अब सब्स्टिट्यूट करें, डायरेक्टली x की जगह ये लिख दें 3y, तो बनेगा 3y - y = 26, तो 2y = 26, तो y = आ गया 13। राइट, क्या आ गया y की वैल्यू 13। अब y की वैल्यू 13 को यहाँ पे अपन रिप्लेस कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 × 13 यानी कि 39। यानी कि ये पता चल गया कि दो नंबर जो थे उनमें से बड़ा वाला नंबर 39 है और छोटा वाला नंबर 13 है। तो 39 - 13 हो गया 26 और 39 13 का ट्रिपल टाइम हो गया। तो आंसर यही होगा। दो नंबर जो अननोन थे वो होंगे 39 और 30। अब अगला क्वेश्चन ये है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन हैं
उनमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, तो वो दोनों एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले हमने इंग्लिश लैंग्वेज में शॉर्ट समराइज वे में लिख दिया कि दो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं और जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। इसको अपन अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे कि मान लेते हैं कि दो एंगल x और y हैं, अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन से इतना पता चल जाएगा कि उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल किन्हें कहते हैं जिनमें दोनों एंगल्स का सम 180 हो, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है जब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे 180 डिग्री है यानी x प्लस y की वैल्यू बन गई 180 डिग्री। दूसरी इंफॉर्मेशन यहां से आएगी, लार्जर एंगल एक्सीड्स बाय 18 डिग्री। तो अगर बड़े वाले एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, तो जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। छोटा वाला एंगल अगर y है तो x की वैल्यू आ गई y प्लस 18। अब अगर आप y को बड़ा मानना चाहते हैं तो y इक्वल टू x प्लस 18 लिख दें, कोई खास इश्यू इसमें नहीं आएगा। पर ठीक है, मैंने x को बड़ा मान लिया, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो 2y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 18 दैट इज 162। तो y की वैल्यू आ गई हमारे 81। ठीक है, 162 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो y की वैल्यू जैसे ही 81 आ गई उसको हमने यहां रखा, तो x की वैल्यू आ गई y प्लस 18 यानी कि 81 प्लस 18 दैट इज 99। तो दो एंगल्स जो थे उनमें से एक हो गया 99 डिग्री और दूसरा हो गया 81 डिग्री। दोनों का सम आप देखेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि तो बिगर एंगल एक्सीड्स लार्जर स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, राइट। तो ये आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। इसमें कहा गया है कि एक क्रिकेट कोच है जो बच्चों के लिए कुछ बैट्स और बॉल्स खरीदता है। पहला सिनेरियो दे रखा है कि वो 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदता है, टोटल 3800 रुपीज स्पेंड करता है। फिर उसे कुछ बाद में और बैट्स और बॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स और परचेज करता है। उसके लिए उन्हें 1750 रुपीज स्पेंड करने होते हैं। तो आपको बताना है कि इंडिविजुअल बैट और इंडिविजुअल बॉल की क्या कॉस्टिंग रही होगी। तो ये तो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में हो गया। मैथमेटिकल लैंग्वेज में से ये कहेंगे कि अगर बैट की कॉस्ट x रुपए है, 1 बैट की कॉस्ट x रुपीज, और जो 1 बॉल की कॉस्ट y रुपीज है, तो 7 बैट्स की कॉस्ट हो जाएगी 7x रुपीज और 6 बॉल्स की कॉस्ट हो जाएगी 6y रुपीज। दोनों को मिलाकर 3800 रुपीज हुआ। इसी तरह से 3 बैट्स की कॉस्ट और 5 बॉल्स की कॉस्ट को मिला दिया जाए तो वो बनेगा 1750। तो यहाँ x है बैट की कॉस्ट और y है कॉस्ट ऑफ अ बॉल। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करने के लिए अपन किसी भी एक वेरिएबल को गायब कर देते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन से अपन ये लिख सकते हैं कि जो 7x है उसकी वैल्यू आ गई 3800 माइनस 6y। तो x की वैल्यू आ गई 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। इस वैल्यू को यहां रखते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो 3 into 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। ये तो आ गया फर्स्ट वाला पोर्शन, फर्स्ट वाला टर्म, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसे अगर अपन थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये बनेगा 3 into 3800। तो 38 into 3 करें पहले, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 11, 11400 माइनस 18y। 7 एलसीएम सपोज हमने ले लिया था, तो 7 5 जा 35 यहां कर देंगे इज इक्वल टू 1750। अब ये 7 उधर चला जाएगा और इधर बच जाएगा 35 माइनस 18y, यानी कि 17y तो एक बचा, प्लस 11400 बचा। ठीक है, और इधर बच गया 7 into 1750, तो वो हो गया 700, राइट। और 7 5 का 35 का 5, फिर 3 7 7 जा 49 और 3 52 का 2, फिर 5 7 1 जा 7 और 5 12। तो 17y की वैल्यू हो गई
12,250 माइनस 11,400, तो ये बन गया 0 में से 0 गया तो 0, फिर 5 में से 0 गया तो 5, फिर 12 में से 4 गया तो 8 और 0 ने y की वैल्यू आ गई 850 डिवाइडेड बाय 17, तो ये हो गया 50, यानी कि y जो कि एक बॉल की कॉस्ट थी वो तो आ गई 50 रुपीज। अब अपन को बैट की कॉस्ट निकालनी है, तो y की ये वैल्यू जो है ना 50 वाली वो यहां रख देते हैं, तो y x की वैल्यू आ जाएगी 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7, y की वैल्यू 50 रखी तो 650 का 300, तो 3800 में से 300 जाएगा तो 3500 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 500, यानी बैट की कॉस्ट है 500 रुपीज और बॉल की कॉस्ट है 50 रुपीज। आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर बैट की कॉस्ट 500 और बॉल की कॉस्ट 50 हो तो 7 बैट्स और 6 बॉल्स का क्या बनेगा 3500 प्लस 300 3800, और 3 बैट्स का बनेगा 1500 और 5 बॉल्स का बनेगा 250, तो 1500 और 250 मिलाकर आ गए 1750, यानी हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी ये वेरीफाई हो पाया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें टैक्सी की चार्जिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। ऐसा पूछा गया है कि या ऐसे इंफॉर्मेशन दी गई है कि टैक्सी है जो एक फिक्स चार्ज तो चार्ज करती ही है, साथ में पर किलोमीटर चार्ज भी करती है। तो दो सिनेरियो दे रखे हैं। केस 1 ये दिया हुआ है कि अगर एक पर्सन 10 किलोमीटर तक चलता है उस टैक्सी में बैठ के तो उसे 105 रुपीज देने पड़ते हैं। अगर 15 किलोमीटर तक चलता है तो 155 रुपीज देने पड़ते हैं। तो बताइए कि अगर 25 किलोमीटर तक चलेगा तो टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हमें ये दोनों की हेल्प से फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज निकालना होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो टैक्सी का फिक्स चार्ज है वो x रुपीस है और टैक्सी का जो वेरिएबल चार्ज है वो है y रुपीस पर किलोमीटर, यानी कि जब 1 किलोमीटर चलता है तो y रुपीस लगते हैं, 2 किलोमीटर चलता है तो 2y रुपीस लगते हैं, 10 किलोमीटर चलता है तो 10y रुपीस लगते हैं, 20 किलोमीटर चलता है तो 20y रुपीस लगते हैं। वो मान लेते हैं अपन y, और x क्या है फिक्स चार्ज, वो x ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जब 10 किलोमीटर चले तो 105 देने पड़े, तो 10 किलोमीटर का टोटल चार्ज कितना बनता है, x जो फिक्स चार्ज है वो तो बनता ही है, और 10 किलोमीटर के लिए बनता है 10y। इन दोनों की वैल्यू मिलाकर हो रही है 105, और जब 15 किलोमीटर चला तो x प्लस 15y मिलाकर बन रहा है 155। तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से x और y निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू यहां से क्या बन गई, x की वैल्यू बन गई 105 माइनस 10y, राइट। इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब देखो 15y में से 10y गया तो इधर तो रहेगा 5y, और 155 में से 105 गया तो इधर हो गया 50। इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10, यानी कि जो वेरिएबल चार्ज है पर किलोमीटर चार्ज वो तो है 10 रुपीस पर किलोमीटर। अब y की वैल्यू 10 रख देते हैं अपन इस इक्वेशन में, तो 105 माइनस 10 इंटू 10 100, तो 105 में से 100 गया तो x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि वो 5 रुपीस तो फिक्स चार्ज देता ही है, चाहे आप बैठ कर ही उतर जाएं, 5 रुपीस तो उसके हैं। अब पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपीस है, ये आंसर हो गया। लेकिन आपसे जो एक नेक्स्ट पार्ट पूछा गया था कि 25 किलोमीटर चलने में कितना देना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर चलने में एक फिक्स चार्ज 5 रुपीस तो देना ही पड़ेगा, और पर किलोमीटर चार्ज जो 10 रुपीस है उसको भी ऐड कर लीजिए। तो 10 किलोमीटर का चार्ज होगा 25 इंटू 10 दैट इज 250। तो उन्हें टोटल कितना पे करना पड़ेगा कस्टमर को 255 रुपीस, पर किलोमीटर 10 रुपीस और फिक्स चार्ज 5 रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि एक फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाता है तो 9/11 बन जाता है, और अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड किया जाता है तो 5/6 बन जाता है। आपको वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो उस फ्रैक्शन को अपन क्या मान लेंगे, x डिवाइडेड बाय y मान लेंगे, यानी कि उसके ओरिजिनल फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान लेंगे। अब जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको यूज करेंगे। पहली इंफॉर्मेशन है कि फ्रैक्शन जो है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने पर x + 2 अपॉन y + 2 करने पर ये 9/11 बनता है। तो इसको 9/11 लिख देंगे।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन गई 11x प्लस 22, है ना, 11 इधर जाएगा, 9 इधर जाएगा, इज इक्वल टू आ गया 9y प्लस 18। ठीक है, तो 11x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9y माइनस 4, क्योंकि 18 माइनस 22 बनेगा। 11x की फॉर्म में रहने देते हैं ताकि सब्स्टिट्यूट करना इजी रहेगा। अब आगे देखते हैं, ये बन रहा है x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 3 ऐड किया तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 बन जाती है। इस वाली चीज का यूज करें तो ये बनेगा 6x प्लस 18, क्योंकि 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और इधर बनेगा 5y प्लस 15। ठीक है, तो 6x की वैल्यू ये आ गई 18, 6x इज इक्वल टू हो गया 5y माइनस 3। अब x की जगह ये वैल्यू रखते हैं 9y माइनस 4 अपॉन 11। x की वैल्यू क्या हो गई 9y माइनस 4 अपॉन 11, इसको यहां रख देते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 या 54y, ठीक है, माइनस 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, इज इक्वल टू 5y माइनस 3। अब 11 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये जो है उधर जाकर बनेगा 55y माइनस 33। ठीक है, 11 उधर चला गया, 54y माइनस 24 इज इक्वल टू 55y माइनस 33। अब 55y को इधर बुला लो तो बनेगा माइनस y, और माइनस 24 को उधर ले जाओ माइनस 33 के पास में तो वो बन जाएगा माइनस 9। तो y की वैल्यू आ गई 9, करेक्ट। अब y की वैल्यू ये जो 9 आ गई उसको यहाँ पे रख देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 9 9 जा 81, 81 में से 4 गया तो 77, 77 बाई 11 की वैल्यू आ गई 7, यानी x जो है वो 7 आया और y जो है वो 9 आया, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी x बाई y वो थी 7 बाई 9। अगर इसमें आप 2 ऐड कर देते हैं बोथ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में तो बनेगा 9 बाई 11, सही आ रहा है, ठीक है, और 3 ऐड कर देते हैं तो बनेगा 7 प्लस 3 10 अपॉन 9 प्लस 3 12, यानी 10 बाई 12 जो कि हो गया 5/6। ठीक है, तो वेरीफाई भी हो गया साथ के साथ कि हमने कैलकुलेशन सही की है। तो अब केवल 6th पार्ट इसका बचा है इस वाली एक्सरसाइज को खत्म करने में, तो वो आपको खुद ट्राई करके देखना है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 6th पार्ट भी आप आसानी से कर ही लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। बाय।